यानी कि लोकसभा में भी वक्फ संशोधन बिल को लेकर महाबहस जारी है। सरकार संसद के दोनों सदनों से वक्फ बिल पास कराने को लेकर प्रतिबद्ध दिख रही है। सरकार का कहना है कि वक्फ बिल मुस्लिम विरोधी नहीं है, जबकि विपक्ष इसे असंवैधानिक बता रही है और कह रही है कि सरकार मुसलमानों की जमीनें हड़पना चाहती है। जेडीयू और टीडीपी समेत एनडीए की सभी पार्टियां बिल के समर्थन में है, लेकिन सवाल यह है कि क्या बिहार चुनाव में वक्फ बिल का असर देखने को मिलेगा? क्या जेडीयू और एलजेपीआर को वक्फ बिल का समर्थन करने से नुकसान होगा? बिहार में करीब 18% मुस्लिम वोटर हैं। क्या चुनाव में नीतीश कुमार को मुस्लिम वोटर्स का नुकसान उठाना पड़ेगा? और अगर ऐसा हुआ तो जेडीयू को कितनी सीटों का घाटा हो सकता है? दूसरी तरफ अगर आंध्र प्रदेश के 12% मुसलमान टीडीपी से दूर हो गए तो क्या समीकरण बनेंगे? दूसरा पहलू यह भी है कि वक्फ बिल का कोई असर ना हो। जेडीयू का भी कहना है कि बिल मुस्लिम विरोधी नहीं है। आज इसी मुद्दे पर मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुनिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान। लोकसभा में उन्होंने वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान क्या कुछ कहा है। वक्फ में कोई गैर इस्लामिक सदस्य आएगा ही नहीं, ये स्पष्टता समझ लीजिए। ना मुतवल्ली गैर इस्लामिक होगा, ना वाकिफ गैर इस्लामिक होगा। मान्यवर, वहां कोई प्रोविजन नहीं है। जो धार्मिक संस्थाओं का संचालन करते हैं उसमें कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति रखने का प्रावधान किया भी नहीं है, हम करना भी नहीं चाहते हैं मान्यवर। इसलिए जो बड़े बड़े भाषण करते हैं कि समानता का अधिकार चला गया, दो धर्मों के बीच में समानता नहीं रही, मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों के बीच में दखल खड़ी हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला मान्यवर। कहां पर गैर मुस्लिम सदस्य रखे जाएंगे? परिषद में और वक्फ बोर्ड में। उसका काम क्या है? उनका काम धार्मिक क्रियाकलापों को कुछ चलाने का नहीं है। वो शुद्ध रूप से वक्फ का जो कानून, दान के लिए किसी ने दी हुई संपत्ति, उसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चल रहा है नहीं चल रहा है, कानून के हिसाब से चल रहा है नहीं चल रहा है, या तो दान जिस चीज के लिए दिया गया, इस्लाम धर्म के लिए दिया गया, गरीबों के भोजन के लिए दिया गया, गरीबों के उद्धार के लिए, वो उद्देश्य के लिए इसका उपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका नियमन करने का काम है। जेडीयू से केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने वक्फ बिल पर लोकसभा में क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम विरोधी बिल नहीं है, बिल में सभी के साथ न्याय किया गया है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा हो रही है और चर्चा के प्रारंभ से ही ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि जैसे यह कोई वक्फ संशोधन विधेयक जो है ये मुस्लिम विरोधी है। और यह आज से नहीं है। जब यह वक्फ संशोधन विधेयक इस सदन में पेश हुआ था जेपीसी में जाने के पहले, तब से यह नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है पूरे देश में, और पूरे देश का माहौल खराब करने किया जा रहा है यह बता के कि यह मुसलमान विरोधी है। कहीं से यह मुसलमान विरोधी नहीं है, कहीं से मुसलमान विरोधी नहीं है। क्या है वक्फ? वक्फ कोई मुस्लिम संस्था है क्या? वक्फ एक तरह का ट्रस्ट है, जो ट्रस्ट मुसलमानों के हक में काम करने के लिए बनाया जाता है। मुस्लिम कोई धार्मिक संस्था नहीं है वक्फ। ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है जैसे ये कोई मुसलमान, हाँ उस ट्रस्ट को ये हक है, उस ट्रस्ट को ये अधिकार होना चाहिए कि वो मुसलमान समुदाय के हर वर्ग के साथ, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, सभी वर्ग के लोगों के साथ न्याय करे, जो नहीं हो रहा है। क्या है वक्फ? वक्फ तो एक धार्मिक संस्था नहीं है, विनियामक है और प्रशासनिक निकाय है जो मुसलमानों के हक के लिए काम करती है। बातचीत करने के लिए कुंतल कृष्ण प्रवक्ता बीजेपी, नवल शर्मा प्रवक्ता जेडीयू, अरुण यादव प्रवक्ता आरजेडी और राजेश राठौर प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले नवल शर्मा जी का रुख करेंगे जो कि जेडीयू की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवल शर्मा जी,
हालात बहुत अच्छे रहे नहीं है। 2009 के बाद से वोट परसेंटेज में लगातार गिरावट देखने को मिला है। आप लोग इस बिल के फेवर में जा रहे हैं, वो आप लोगों का फैसला है, लेकिन अगर इसका इंपैक्ट हुआ और जिस तरह से मुस्लिम समाज में इसका विरोध हो रहा है, तो बिहार के चुनाव में क्या प्रॉब्लम्स देख रहे हैं आप? जी जी, देखिए, आपने कई सारे सवाल एक साथ पूछे। पहला सवाल पूछा कि मुस्लिम समाज में विरोध हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम समाज में विरोध नहीं हो रहा है, बल्कि एक छोटे तबके में विरोध हो रहा है। उस छोटे तबके के स्वरूप को पहचानने की आवश्यकता है। वो कौन सा तबका है? वो तबका है जो वर्षों से वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जा जमाए हुए बैठा हुआ है। ये वो तबका है, राजनीतिज्ञों का वो तबका है जो आज तक मुसलमानों को, अकलियत के भाइयों को भड़काने वाली बातें समझा समझाकर वोट बैंक की राजनीति करते आया है। मुस्लिम समाज का जो बड़ा तबका है, जो जमीनी तबका है, जो पिछड़ा तबका है, अति पिछड़ा तबका है, दलित तबका है, महिलाओं का तबका है, इन सारे लोगों के लिए तो आज जश्न का दिन है। इसलिए कि ये लोग मूल समस्या से ज्यादा परिचित थे हमारी और आपकी तुलना में। ये लोग इस बात को सोचते थे पहले भी कि आखिर वक्फ बोर्ड ने आज तक, वक्फ बोर्ड पर जिन जिन लोगों का प्रभाव और कब्जा है, उन लोगों ने आज तक कितने गरीब और वंचित मुसलमानों की बच्चियों की शादी करवाई, कितने बेघरों को घर दिया इन लोगों ने। तो अभी तक या इनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए कौन सी योजना चलाई। तो मुस्लिम तबका का जो बड़ा हिस्सा है, वो बड़ा हिस्सा इन बुनियादी सवालों से दो चार हो रहा था। तो पहला आपका जवाब ये कि इससे मुस्लिम तबके का बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, बल्कि जो निहित तत्व हैं, जिनका विपक्षी तबका ज्यादा परेशान है, ये कह रहे हैं आप? हाँ, देखिए, विपक्षी तबका भी ज्यादा परेशान है, और जिन जिन चुनिंदा लोगों का वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जा था, वो लोग ज्यादा परेशान हैं। दूसरी बात मैं आपको यह बता दूं कि अब मुस्लिम तबका धीरे धीरे पहले की तुलना में काफी शिक्षित हो गया है, रैशनल हो गया है, तर्कशील हो गया है। वह देख रहा है, आज लालू यादव जी का एक बयान काफी चर्चा में रहा, जिसमें लालू जी वक्फ पर कड़े कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि राष्ट्रीय, और आज एक बड़ी दुखद खबर आई कि लालू यादव जी की तबीयत अचानक नासाज हो गई। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल के किसी भी कार्यकर्ता के मन में यदि लालू यादव जी के प्रति तनिक भी सम्मान का भाव है, तो उसे इस वक्फ विधेयक का विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालू यादव जी ने खुद कड़े कानून बनाने की मांग की थी, और वो इस बात को लेकर चिंतित थे कि वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जा है। तो देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने और हमारी पार्टी के यशस्वी नेता राजीव रंजन जी ने सारी वस्तु स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि वक्फ संशोधन बिल से किस तबके को क्या फायदा पहुंचने जा रहा है, इसका असली उद्देश्य क्या है। और मैं समझता हूं कि वक्फ संपत्तियों के ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन की दिशा में, मुस्लिम समाज के कल्याण की दिशा में, वंचित मुस्लिमों के विकास की दिशा में यह एक मील का पत्थर साबित होगा। रही बात तीसरा सवाल आपने छेड़ा कि एक सेकंड, और आपने एक सवाल और पूछा था कि आपको क्या घाटा होगा। देखिए, है क्या कि बिहार के मुस्लिमों के सामने, अकलियत भाइयों के सामने शुरू से दो विकल्प रहा है। एक विकल्प वो रहा है जो शुरू से गला फाड़कर चिल्लाते आया है कि हमने रथ को रोक लिया है, आगे आने वाले रथ को भी हम रोकेंगे। तो पहला तबका वो है जो स्टंटबाजी दिखाते आ रहा है माइनॉरिटी के भाइयों को। जो दूसरी धारा है नीतीश कुमार की, वो इस बात पे विश्वास करती है कि हमने आजादी के बाद से बिहार में मुसलमानों के विकास के लिए जो काम किया है, उसकी मिसाल देश के अन्य राज्यों में मुश्किल है। तो मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी को छोड़कर शायद ही बिहार का मुस्लिम समाज किसी और को अपना कर्णधार मानने के लिए तैयार होगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी की मौजूदगी का मतलब है बिहार में दंगा मुक्त वातावरण का निर्माण, बिहार में कर्फ्यू मुक्त बिहार का निर्माण, मुसलमानों के सामाजिक सुरक्षा की गारंटी, उनके मान सम्मान की सुरक्षा की गारंटी। आपको पता है विवेक जी, बस मैं एक लाइन मुझे और बोलने की अनुमति दे दिया जाए। आपको पता है कि यह वही बिहार था जहां मुस्लिम भाइयों को मरने के बाद 2 गज कब्रिस्तान की जमीन भी मयस्सर नहीं होती थी। पता है क्यों? क्योंकि कब्रिस्तानों की सारी जमीन पर राजद के दबंगों का कब्जा था। ये नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने कब्रिस्तानों की घेराबंदी करवाई और इस प्रक्रिया को पूरी तरह से उनके अवैध कब्जे से मुक्त कराया। तो मैं समझता हूं कि बिहार का मुस्लिम समाज का प्रत्येक व्यक्ति नीतीश कुमार जी के किए कार्यों से शुरू से ही प्रभावित रहा है, और वह जानता है कि नीतीश कुमार की मौजूदगी का मतलब मेरे मान सम्मान की पूरी गारंटी, बिहार में सांप्रदायिक सद्भाव की पूरी गारंटी, अकलियतों के रोटी रोजगार और मान सम्मान की सुरक्षा की पूरी गारंटी। इसलिए मैं किसी भ्रम में लेकिन चैलेंज रहेगा सर आपके लिए 2025 में
क्योंकि 2010 का जो मैं आंकड़ा देख पा रहा हूँ 115 सीटें थी, 2015 में 71 हुई, 2020 में 43 हो गई। इसका इम्पैक्ट कितना होगा ये तो खैर रिजल्ट के बाद पता चलेगा, लेकिन अगर रिवाइव करते हैं तो अलग से फिर विमर्श ये कर ग्राफ सकते ऊपर हैं। जाना चाहिए। लेकिन अरुण यादव जी कह रहे हैं, अरुण यादव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। अरुण यादव जी, जेडीयू कह रही है कि मुसलमान परेशान नहीं है, मुसलमान के नाम पर घमासान करने वाले परेशान है। जेडीयू क्या कहेगी अब? ये तो भारतीय जनता पार्टी का अभी एक प्रकोष्ठ के रूप में बन के रह गई है। अब मात्र सिर्फ आधिकारिक तौर पर विलय ही बाकी है। कल तक जो गला फाड़ फाड़ के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते थे कि किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में नीतीश कुमार जी किसी से समझौता नहीं कर सकता, क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से समझौता नहीं कर सकता, मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी से हम हाथ नहीं मिला सकते, क्योंकि वो संविधान विरोधी है, देश तोड़क पार्टी है। क्या क्या कहा करते थे, बड़का झूठा पार्टी है। तो आज तो उनका चरित्र सामने आ गया ना। ये मौका था, पिछले कई बिल का समर्थन किया था जो अकलियत समाज के भावनाओं के विपरीत था, चाहे ट्रिपल तलाक की बात कर लें, एनआरसी की बात करें, सीए की बात करें। सड़क पे ये लोग कुछ और कहते थे, सदन में कुछ और करते थे। लेकिन इस बार मौका था, लेकिन वह भी मौका गंवा दिया। किस लिए? कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए। इसके पास अब कुछ नीति सिद्धांत बचा है क्या? अरे प्रवक्ता को सुन रहे थे, प्रमाण पत्र देने की जरूरत है क्या? अकलियत किसको अपना मसीहा मानता? अब तो दलित, पिछड़ा, आदिवासी भी इनको रिजेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि आरक्षण नहीं, के आप भी तो खिलाफ भी कह रहे हैं इनका भाई, चरित्र हुआ है। आप भी अगर विरोध कर रहे हैं तो फिर वो भी तो सियासत के लिए ही कर रहे हैं, वो भी वोट बैंक के लिए ही कर रहे हैं। मुसलमानों, मेरा तो देखिए जी, राष्ट्रीय जनता दल, हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी, जो हमारे देश का सेकुलर ताना बाना है, इस मुल्क का गंगा जमुनी तहजीब है, उसकी हिफाजत के लिए हर कदम उनका उठा है और उठते रहेगा। संविधान की रक्षा के लिए जो बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है, लालू यादव जी ने, तेजस्वी यादव जी ने कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए कभी भी अपने नीति सिद्धांत से समझौता नहीं करने का काम किया है, जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने आज करके दिखाया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के तो खून में ही है संविधान का। नहीं, भिलारी जी जुड़ रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा बयान मैं आपको लालू जी का 2010 का पार्लियामेंट का ही सुनवा देता हूं। हाँ। उस पर एक रिएक्शन दे दीजिएगा, फिर मैं अभी पैनल पर मैं सुनवाई देता हूं। सुन लेते हैं एक बार लालू जी का बयान, आप ही के नेताजी का बयान, सुन लेते हैं एक बार लालू जी का बयान। चलिए प्लीज 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 यार प्लीज। कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट किया है। आगे से खैर आप तो लाइए, इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका, लेकिन आगे से कड़ाई के साथ जो भी बल्लियां बना रहे हैं तो भूमाफियाओं का बोर्ड बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जमीन कब्जाने वाला वो बन गया, संस्था बन गई है। अरुण जी एक छोटा सा रिएक्शन, फिर मैं कन्हैया जी के पास जा रहा हूं। विवेक जी, हमारे आदरणीय नेता के बयान को लेकर कई सत्ता पक्ष भी उछल रहे थे। अभी सदन में भी हम सुन रहे थे ललन सिंह जी को, वो भी कह रहे थे मेरे पास एक विजुअल है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। अरे उस पर तो कानून बनाइए ना, मूल भावनाओं से छेड़छाड़ क्यों करते हैं? गैर, लालू यादव जी ने क्या कहा, गैर मुस्लिम मेंबर की एंट्री कर दीजिए कमिटी में, बोर्ड में, पूरा शक्ति दे दीजिए डीएम को। उस पर थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह का बयान पार्लियामेंट में टेबल पर है कि किसी भी गैर मुसलमान की एंट्री मुतवल्ली के तौर पर या मैनेजमेंट के तौर पर या इस तरह से नहीं है।
जो कि सुन लीजिए विवेक जी, इस्लामिक मामलों में विवेक दखल जी, देता हो। विवेक जी जी। वक्त के संबंध में है, न कि बोर्ड और कमिटी के ठीक बारे है, में। मैं समय सीमित बयान कन्हैया को जी के सुन पास जा रहा हूं। लीजिए, कन्हैया अमित बिलारी शाह जी, का। किसका नफा किसका नुकसान? कन्हैया जी। नहीं, नफा तो होगा महागठबंधन को, इसमें तो मैंने महागठबंधन को नफा होगा। और वैसे भी मुसलमान जो है, अकलियत जो है बिहार में, नीतीश कुमार मतलब एनडीए को वोट देते हैं नीतीश कुमार के कारण। पिछले बार भी आपको पिछला 2020 का जो चुनाव था उसमें कितना परसेंट, मुझे लगता है 7-8% दिया था उन्होंने नीतीश कुमार को, या एनडीए को सबसे ज्यादा दिया था 2010 में 2010 में दिया था उन्होंने, बहुत बढ़िया से दिया था, क्योंकि जो 5 से 10 काम हुआ था तो लगता था। लेकिन बाद के दौर में तो नीतीश कुमार की दिमाग जो है फिर गया उनका, जो है कि वो प्रधानमंत्री बनने के लिए सोचने लगे और मामला गड़बड़ हो गया। लेकिन अब तो फायदा जो है साफ दिख रहा है। वक्फ बोर्ड का वक्फ संशोधन बिल जो है, अब संशोधन बिल जिस तरह से लाया गया है, आप मतलब थोड़ा सा, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम जो आम मुस्लिम है, गरीब मुस्लिम है, उनकी दशा जो है सुधारी जाएगी। तो आपको, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, हमको तो नहीं लगता है कि इस कारण से लाया गया है। इसके पीछे दूसरा कारण है, वो सब समझ रहे हैं क्या कारण है। आप बताइए, मठ और मंदिर में इतने झगड़े होते हैं, इतने फसाद होते हैं। 95 में मैंने अयोध्या पर एक स्टोरी किया था, किशोर कुमार जी ने कहा था हमको कि आप जाइए वहां अयोध्या पर, ये वीक मैगजीन में कवर बना था कि कितना मारपीट होता है, और जितना मठाधीश है उसमें 80% मवाली हो गए हैं, और वो सब बिहार के हैं, राजपूत ब्राह्मण भूमिहार है। आई हैड डन स्टोरी, और वाकई जो है, तो अगर आपके दिमाग में ये है कि नहीं वक्फ में बहुत गड़बड़ी है, आम मुसलमान को उससे फायदा नहीं है, तो इधर भी तो है, मठ और मंदिर में कितना कुछ होता है। इस भी एक कानून बनना चाहिए, कुछ न कुछ तो होना ही चाहिए। मंदिरों पर तो या तो स्टेट गवर्नमेंट का फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है सर। कुछ भी आप कुछ करना चाहिए। 4 लाख के आसपास मंदिर हैं जो डेटा बताता है, जिसके ऊपर सरकारी नियंत्रण है। सुप्रीम कोर्ट भी ये कह चुका है कि मुझे समझ नहीं आता कि अफसरों को मंदिरों में क्या दिलचस्पी है, या फिर उनको क्यों मंदिर चलाना है। तो मैं खैर उस पर नहीं जाना चाह रहा, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि अगर किसी सुधार की मंशा से है या फिर सियासत की मंशा से है, डिबेट इस बात पर है। और बिहार की पॉलिटिक्स में इसका क्या असर होगा? आपने कहा भाई महागठबंधन को फायदा होगा, रिवर्स पोलराइजेशन हुआ तो फिर किसको फायदा होगा? नहीं, आप देखिए, मुसलमान, ये तो ललन सिंह ऑन द रिकॉर्ड बोले हैं कि नीतीश कुमार ने बहुत बढ़िया काम किया मुसलमानों के लिए, लेकिन हमको वोट नहीं देते हैं। अशोक चौधरी भी बोले हैं जी, कई लोग बोले हैं, बोलते हैं, तो आखिर मुसलमान क्यों देंगे नीतीश कुमार को? वो कब्रिस्तान की घेराबंदी कर देने के चलते कारण देंगे उनका? जब देखिए वो क्या, वो जुड़ा हुआ जो चीज है कि नहीं, भाजपा को तो वोट देते नहीं है, भाजपा के साथ नीतीश कुमार है, तो कैसे उनको वोट देंगे? मुझे कहीं सही नहीं लगता है कि चुनाव में फायदा जो है केवल महागठबंधन। नवल जी का रिएक्शन चाहेंगे इस पर जल्दी से। नवल जी, अब इतना लंबा सवाल है तो जल्दी से तो रिएक्शन नहीं दे पाएंगे, प्रत्येक सवाल का ऑपरेशन करना पड़ेगा, तब जाकर प्रक्रिया पूरी होगी। तो सबसे पहला रिएक्शन ये कि भाजपा बिहार के मुसलमान अगर नीतीश कुमार को वोट नहीं दे तो महागठबंधन को वोट क्यों दे? मेरा सीधा सा सवाल है कि 15 साल के लालू यादव जी के और राबड़ी देवी जी के शासनकाल में राजद वाले कोई एक काम बताएं जो उन्होंने मुसलमानों की भलाई के लिए किया हो, उनके शिक्षा दीक्षा के लिए किया हो, उनके रोटी रोजगार के लिए किया हो। किया क्या कि 1990 में एक स्टंट दिखाया और आडवाणी जी का रथ रोक लिया। उसी स्टंटबाजी की राजनीतिक कमाई ये लोग आज तक खा रहे हैं। विकास के धरातल पर अगर कोई एक काम किया हो तो बताएं, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए विवेक जी, पहले बिहार में 1990 के पहले ग्रामीण क्षेत्रों में करघों की खटर पटर की आवाज खूब आती थी। जुलाहे जो है वो कपड़ों की बुनाई करते थे। लेकिन 1990 के बाद से बिहार में करघों से खटर पटर की आवाज आनी बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? क्योंकि लालू जी की सरकार ने हस्तकरघा चलाने वालों को फंडिंग देना रोक दिया। दीनदयाल हस्तकरघा योजना चलती थी, उस योजना के मद में 1 पैसा भी नहीं दिया गया, जिसका नतीजा हुआ
कि पटना के बगल में पालीगंज है, पालीगंज में सिगोड़ी एक गांव है। जाइए और देखिए कि सिगोड़ी गांव कितना सूना हो गया है। वहां हस्तकरघा व्यवसाय से जुड़े हुए जुलाहे भुखमरी के शिकार उस जमाने में भी थे। लालू यादव जी के शासनकाल में इतने बोर्ड और निगम बंद हुए, कितने अकलियत के भाई बंधु वेतन के अभाव में दम तोड़ दिए। नीतीश कुमार जी की आलोचना करना बेहद आसान है, कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को अपनी बौद्धिक श्रेष्ठता प्रदर्शित करनी हो तो आप किसी व्यक्ति की आलोचना कर दीजिए, यह आपकी मर्जी है। लेकिन जमीन पर उतरिए ना, धरातल पर उतर के बहस कीजिए, और तब पता चलेगा कि नीतीश कुमार जी के लिए सेकुलरिज्म स्टंटबाजी की मोहताज नहीं है। नीतीश कुमार जी विनम्र व्यक्ति हैं, वो शोशेबाजी नहीं करते हैं, जमीन पर काम करने में विश्वास करते हैं। चलिए, अब जब चुनाव होंगे, इलेक्शंस होंगे और वोट के हिसाब से इसका इल्म भी हो जाएगा कि मुसलमानों का असली रहनुमा बनने की जो ये लड़ाई और जो कोशिश चल रही है, और एक तरफ से जो वक्फ संशोधन बिल के जरिए वक्फ में सुधार की कोशिश चल रही है, इसका असर, इसका इम्पैक्ट सियासत पर कितना होता है और चुनाव पर कितना होता है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए।